दिया, कभी गर्दन तोड़ दी, कभी कुछ तोड़ दिया। ऐसा क्यों है? इतने महान व्यक्ति, विदेशों में लोगों को एजुकेशन की वैल्यू समझ में आ रही है, हमारे देश में एजुकेशन की वैल्यू समझ में क्यों नहीं आ रही है? अगर एक कोई महान आदमी जिसने पढ़ लिख कर इस देश के लिए इतने महान कार्य किए, उसके किए हुए कामों को ना देखकर उनकी जाति नजर आती है कि यार ये नीची जाति का है, उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, वो समझ में नहीं आया। उनके 4 बच्चे मर गए, उनकी वाइफ मर गई, लेकिन उन्होंने जो काम किया जिसकी वजह से आज ये पूरा देश हमारा जो सर्कुलेट हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 के अंदर एक पीएचडी की थी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, जो हमारे देश में पैसे की समस्या थी, उसके ऊपर उन्होंने पीएचडी की। और आज आप अपने आसपास जितने भी बैंक देख रहे हो, जो सारे बैंक आरबीआई के अंडर रन हो रहे हैं, जितने भी बैंकों से आप लोन लेते हो या जितनी भी सुविधाएं आपके घरों में आ रही है फाइनेंस के, वो सारे के सारे बैंक आरबीआई के अंडर चलते हैं। और आरबीआई बैंक है जो बाबा साहब अम्बेडकर की पीएचडी के ऊपर खड़ा हुआ है, जब आज पूरे देश की पैसों की समस्या समाप्त हुई। उसके अलावा लोग ये तो बताते हैं कि भारत का संविधान बाबा साहब ने लिखा, उसके अलावा उन्होंने 1000 किताबें जो बाहर यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही है उसके बारे में बताते हैं क्या? हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जाति की है। आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि जातिवाद खत्म हो गया है, लेकिन जातिवाद चरम पे है। अगर चरम पे नहीं होता तो आज हर मंदिर का पुजारी एक ढंगी होता, एक चमार होता। ये सबसे बड़ा जातिवाद है। यही पता चलता है जातिवाद का कि उन लोगों की मानसिकता कैसी है। कितनी औरतों को जो है किसी मठाधीश बनाया गया आज तक, कितनी औरतों को बनाया गया? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी देश का संविधान लागू होने के बाद। अगर देश का संविधान नहीं होता तो एक महिला कभी भी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी, क्योंकि ये कहावतें आप लोगों ने भी सुनी होगी, नारी नरक का द्वार है, औरत पैर की जूती है, ये कहा जाता है आज भी। अगर उन चीजों को बदलकर हिंदू कोड बिल में आप लोगों को अगर बराबरी का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अब आप लोगों को समझना होगा कि हम उस महान आदमी को, उनके विचारों को अपने घर में लाएं और अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को जागरूक करें, एजुकेट करें, जिससे कि आने वाले समय में हमारा हर बच्चा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बने। जब इस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे, आज हमारे गांव की जो स्थिति है, जिस तरीके से नशे का व्यापार बढ़ रहा है, हमारे हर चौक चौराहे में हमारे जो बच्चे खराब हो रहे हैं, ये उन बच्चों का कसूर नहीं है, ये हमारी गली मोहल्लों में ये माहौल पैदा किया जा रहा है। अगर हमारे घरों में दारू आ सकती है तो हमारे घरों में किताबें भी आ सकती है। जो हमारे परिवार के लोगों को वोट के बदले में दारू देके जा रहे हैं ना, अद्धे पौवे देके जा रहे हैं, वो हमारे बच्चों को किताबें नहीं देके जा रहे। कभी पूछना आपकी बार जब वोट मांगने आए तो कितनी किताबें उन्होंने गांव में बांटी? वो तुम्हें 5 किलो आटा तो देंगे, राशन तो देंगे, लेकिन तुम्हारी समस्या जिस चीज से खत्म होगी, एजुकेशन, वो नहीं देंगे। वो फ्री में आपको बस में चढ़ाएंगे, वो फ्री में तीर्थ यात्रा कराएंगे, लेकिन फ्री में आप नॉर्मली डॉक्टर अगर आज बच्चा आपका करने जाता है तो 1 करोड़ रुपए फीस है। आप अपने बच्चे को एमबीबीएस करा लो, 12 से 15 लाख रुपए फीस है अगर आप छोटे से छोटा इंजीनियरिंग का कोर्स आपका बच्चा अगर करता है। तो ये स्थिति किसने पैदा की? ये हालात, ये स्थिति देश में उन लोगों ने पैदा की जो कभी चाहते ही नहीं कि इस गली मोहल्ले के बच्चे, इस गांव के बच्चे या उस समाज के बच्चे उस लेवल पे आए जहां पर आने के बाद आप लोगों के घर की गरीबी मिटे, आप लोग भी एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। हम इस देश में पैदा हो रहे हैं। माचिस की तिल्ली से लेकर हम जितनी भी चीजें खरीदते हैं उन सब चीजों के ऊपर हम टैक्स देते हैं। हमारे गिने चुने लोगों को पता होगा, वरना सरकारी नौकरियां जिनकी है उनके सबके टैक्स कटे। हाँ जी सुरेश जी, कटे जी, विनोद भाई कटा ना, पूरी सैलरी चलेगी अब की बार टैक्स की। सरकारी नौकरी वालों की एक सैलरी अब की बार टैक्स में चलेगी जो हर साल जाती है। हमारे घर की बिंदी, लिपस्टिक, माचिस की डब्बी, एक चीज जो आप टैक्स लेते हो, और वो टैक्स का पैसा सरकार का खजाना बनता है।
और उस सरकार के खजाने में से आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाए जाते हैं, आपके बच्चों के लिए पुलिस की व्यवस्था, अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है और आप 100 नंबर पे कॉल करते हो तो वो पुलिस की व्यवस्था उस पैसे से की जाती है